अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम हेयरिंग असेसमेंट इन डेफ चाइल्ड पढ़ रहे थे, जिसमें सारे के सारे टेस्ट हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। अब हमारा सिर्फ लास्ट टेस्ट रह गया था, जो कि है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होते हैं जिसमें हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, यानी हम बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि आपने आवाज़ सुनी है या नहीं सुनी है। ठीक है, इसमें हम इनपुट दे रहे होंगे, आउटपुट हमें डिजिटल मीटर पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा बच्चे को आवाज़ गई है कि नहीं गई। ठीक है, नॉर्मली ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बच्चों के अंदर और मलिग्नेंस के अंदर, जो ड्रामेबाजी कर रहे हो कि हमें आवाज़ नहीं आई या जो झूठ मूठ बोल रहे हो मेडिको लीगल केसेस के अंदर। ठीक है, उनके अंदर भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारा टेस्ट आ जाएगा इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री यानी हम पेशेंट को साउंड दे रहे होंगे, फिर कान को इवोक कर रहे होंगे, कोई रिस्पॉन्स हमें मिले। ठीक है, ये टेस्ट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इनके लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा। आप लोगों को अगर दोबारा से देखने हैं या अगर नहीं लिए हुए लेक्चर तो आप ज़रूर ले लेना, फिर आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इसमें भी दो तरह के टेस्ट आ जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट होगा इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, जिसको हम ECG भी कह रहे होंगे। ठीक है, इस टेस्ट का फ़ायदा ये है अगर किसी पेशेंट को बिल्कुल थोड़ा बहुत भी हेयरिंग लॉस है ना, किसी बच्चे को मतलब 0 से लेके 20 डेसिबल का भी, तो ये वो भी गैस कर लेगा कि हाँ इतना थोड़ा बहुत भी लॉस चल रहा है। लेकिन ये आप लोगों को टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैंने बताया था कि हाईली इन्वेजिव था। मैंने तब आप लोगों को बताया था अगर ये हमारा ईयर मतलब ये एक्सटर्नल ईयर कनाल है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और आगे फिर हमारा मिडिल ईयर शुरू हो जाता है और यहाँ पे प्रोमोटरी पाई जाती है जो कोक्लिया की वजह से बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे थे जो सिरिंज टाइप था, वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को फाड़ रहे थे और जाके प्रोमोटरी पे लगा रहे थे, और जो एक्टिविटी हमारे कोक्लिया के अंदर हो रही थी ना, वो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो ये इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पहले फाड़ रहे हैं, फिर आगे आपको पता सारी बोन्स हैं, तो कुछ भी स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से इस टेस्ट को मोस्टली अवॉइड ही किया जाता है। और इस टेस्ट के अंदर आप लोगों को याद होगा कि फिर एक ग्राफ बन रहा था, इसमें हम पहले साउंड दे रहे थे, ठीक है, फिर पेशेंट का एक एक्शन सबमिटिंग पोटेंशियल मिलता था, फिर एक एक्शन पोटेंशियल बन रहा था। आप लोगों को ये टेस्ट याद होगा, ठीक है। फिर उसकी बेस पे हम डायग्नोस कर रहे थे कि क्या इस टाइम ईयर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर 30% से कम का रिजल्ट आ रहा था तो हम कह रहे थे कि ईयर ठीक है, 30% से ज़्यादा का रिजल्ट आ रहा था तो हम कह रहे थे कि ईयर में कोई ना कोई मसला चल रहा है। आप लोगों को ये टेस्ट डिटेल में अगर जानने हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेस्ट आ जाएगा ABR, ठीक है, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 5 वेव्स बन रही होती हैं। ठीक है, पहले हमने साउंड दिया, उसके बाद पहली वेव बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी, फिर पांचवी एक हाई वेव बन रही होगी। ठीक है, इस तरह की 5 वेव्स बन रही थी। ये भी काफ़ी डिटेल में टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो ये टेस्ट का फायदा ये है कि हम सेडेशन में भी कर सकते हैं। अगर बच्चा की बेहोश भी है ना, उसको कोई मेडिसिन वगैरह देके हमने बेहोश किया हो या फिर सोया हुआ है, अगर उस टाइम भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें इसकी बिल्कुल ठीक वैल्यू मिलेगी। और ये स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ है ना तो तब हम स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे भी ABR का यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स को। ठीक है, और हम इसमें क्लिक दे रहे होते हैं 40 डेसिबल का, नॉर्मल हेयरिंग लेवल से ज़्यादा का, या उससे भी कम का भी दे सकते हैं। तो अगर वो बच्चा सुन ले, अगर हमें पता चल जाए, हम आउटपुट पे देख लेते हैं, अगर ग्राफ बन रहा हो, अगर 5th वेव हमें देखने को मिल जाए तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे के कान काम कर रहे हैं, डेफनेस नहीं है। उसके बाद डेफिनेटिव हेयरिंग असेसमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है कि हमने कंफर्म करना हो कि हाँ बच्चे को डेफनेस है भी कि नहीं है, तो फिर भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। वैसे स्क्रीनिंग के तौर पे भी हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हेयरिंग थ्रेशोल्ड अगर किसी का देखना हो तो फिर भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसके अंदर ना हम पहले हाइयर साउंड दे रहे होते हैं, स्टिमुलस, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोअर की तरफ जा रहे थे, आहिस्ता 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 हमने स्टिमुलस को कम करते जाना है, जो उसका थ्रेशोल्ड है ना उसको कम करते जाना है। तो फिर एट द एंड जहाँ पे हमारी जो 5th वेव है वो ख़त्म हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर एक मिसाल के तौर पे अब थ्रेशोल्ड ले लो, 3 डेसिबल का थ्रेशोल्ड ले लो, वहाँ पे जाके ना जो 5th वेव बन रही थी ना हमारी, वो ख़त्म हो चुकी है। ये वाली 5th वेव जो बन रही है वो ख़त्म हो चुकी है। ये हमें पता चल जाएगा कि इससे कम बच्चे को नहीं सुन रहा। जो 4 डेसिबल है ना वो बच्चे का हेयरिंग थ्रेशोल्ड लेवल है। यहाँ पे मिनिमम ये साउंड है जिसके ऊपर बच्चे को सुन रहा है, तो वो थ्रेशोल्ड होता है जो मिनिमम साउंड हो जिसके ऊपर पेशेंट सुन रहा हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा ऑटोकॉस्टिक मिशन। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर हम हमारे जो ऑटर हेयर सेल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो कान से बाहर आ रहा था, बाहर हमने इलेक्ट्रोड रखा होता है, तो इलेक्ट्रोड से मेजर कर रहे होते हैं कि क्या साउंड हमारे कान से बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बताया था कि इनर हेयर सेल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ साउंड लेके जा रहे होते हैं ब्रेन की तरफ, आउटर हेयर सेल्स बाहर की तरफ साउंड निकाल रहे होते हैं। फिर इसकी 2 तरह की टाइप्स होती है। स्पॉन्टेनियस ऑटोकॉस्टिक मिशन होती है, जिसके अंदर हमारा 24 घंटे कुछ ना कुछ साउंड बन रहा होता है। 50% लोगों के अंदर, ऑलमोस्ट सबके अंदर नहीं बन रहा होता, तकरीबन 50% लोग होते हैं जिनके अंदर अगर हम कोई साउंड देते भी नहीं है, स्टिमुलस कोई देते भी नहीं है, फिर भी साउंड बन के ना कान से बाहर आ रहा होता है। और फिर एक इवोक्ड होता है ऑटोकॉस्टिक मिशन, जिसके अंदर हम साउंड देते हैं, इवोक्ड करते हैं, ठीक है, कान को इवोक्ड करते हैं। आउटर हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, आउटर हेयर सेल्स साउंड बनाते हैं, वो हमारी जाके बोन्स में टकराता है, जो 3 बोन्स हैं, वहाँ से साउंड ट्रैवल करता करता टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से में आता है।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आ रहा होता है। तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड रखा था, वहाँ से हम साउंड को कैच कर लेते हैं। और जो इवोक्ड ऑटोकॉस्टिक एमिशन है, इसकी भी दो टाइप है, ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटोकॉस्टिक एमिशन एंड डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट ऑटोकॉस्टिक एमिशन। ट्रांजिएंट इवोक्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लिक्स दे रहे होते हैं, 80 to 90 डेसिबल की क्लिक्स दे रहे होते हैं, छोटे छोटे साउंड दे रहे होते हैं। तो एक ऐसा जब हम क्लिक देते हैं तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, क्लिक का है फिर मतलब ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा, फिर क्लिक का आएगा, फिर ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ नहीं देखने को मिलता किसी बच्चे के अंदर तो हमें समझ आ जाती है कि हेयरिंग लॉस इस टाइम 30 डेसिबल से भी ज़्यादा का हो चुका हुआ है। और उसके बाद डिस्टॉर्शन प्रोडक्ट ऑटोकॉस्टिक एमिशंस के अंदर मैं आपको बताया था कि दो तरह की फ्रिक्वेंसी का साउंड दे रहे होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे 2000 का दे रहे हैं, ठीक है, फिर एक 4000 फ्रिक्वेंसी का साउंड दे रहे हैं, दोनों को मिक्स करके दे रहे होते हैं, डिस्टॉर्शन कर रहे होते हैं बच्चे के कान के अंदर। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, पहले 2000 पे ऐसा क्लिक देखने को मिलेगा, फिर 4000 पे ऐसा क्लिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ नहीं आ रहा किसी बच्चे के अंदर तो हम समझ जाएंगे इस टाइम हेयरिंग लॉस एक्सीड कर चुका है 50 डेसिबल, 50 डेसिबल से ज़्यादा का हेयरिंग लॉस चल रहा है। तो ये सिर्फ हमने गेस करना होता है कि कितना हेयरिंग लॉस चल रहा है, कितनी डिग्री का हेयरिंग लॉस चल रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा हमारा इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। ठीक है, ये अब हम मोस्टली टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री जो पहले दो टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री और ऑटोकॉस्टिक एमिशन, वही टेस्ट हम प्रेफर कर रहे हैं बच्चों के अंदर। वही टेस्ट है जो हम स्क्रीनिंग के तौर पे भी प्रमोट कर रहे हैं, या फिर जब हेयरिंग इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो वही टेस्ट हम प्रमोट कर रहे हैं कि वही बच्चों में किए जाए। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहा। इसके अंदर आप लोगों को मैंने अकोस्टिक रिफ्लेक्स पढ़ाया हुआ टेस्ट, जिसमें हम एक 70 to 100 डेसिबल का बहुत ज़्यादा का साउंड दे रहे होते हैं कान के अंदर। ठीक है, फिर आप लोगों को पता है कि एक रिफ्लेक्स पाथवे एक्टिवेट होता है जिसमें हमारा स्टेपीडियस मसल खींचा जाता है, वो स्टेपीज को खींचता है तो ज़्यादा साउंड हमारे कान के अंदर नहीं जा रहा होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्टेपीडियस रिफ्लेक्स है। तो अगर ये एब्सेंट होगा तो हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि शायद कोई मिडल ईयर का डिसऑर्डर चल रहा है। ठीक है, कोई सेपरेटिव टाइटस मीडिया वगैरह चल रहा है, या फिर कोई सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है, मतलब जो कोक्लिया का मसला है कोई, या फिर रिट्रोकोक्लियर हेयरिंग लॉस है, यानी जो हमारी पीछे नर्व है ना, एट्थ क्रेनियल नर्व है, उसका कोई मसला है। अगर ये अकोस्टिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो, ठीक है, साथ में लेकिन जो टिम्पैनोमेट्री, जो टिम्पैनोग्राम बन रहा है वो नॉर्मल हो, तो हमें समझ आ जाता है कि जो टिम्पैनोग्राम दारी बात है वो हमारा टेस्ट ही मिडल ईयर का है। तो हमें पता चलता है कि जो हमारा मिडल ईयर है ना इस टाइम वो बिल्कुल ठीक है, मसला सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस है या फिर इस टाइम रिट्रोकोक्लियर हेयरिंग लॉस है। ठीक है, सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इस टाइम यही मसला चल रहा है। अगर दोनों एब्सेंट हो, मतलब कि जो अकोस्टिक रिफ्लेक्स है वो भी एब्सेंट हो और टिम्पैनोग्राम भी एबनॉर्मल देखने को मिले, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, यानी मिडल ईयर के अंदर कोई मसला चल रहा है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ऑटोकॉस्टिक एमिशंस है या फिर जो इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है, ठीक है, ये टेस्ट दोनों हम प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम बच्चों के अंदर। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रहे, ना ही स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, ना ही हेयरिंग इवैल्यूएशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर असेसमेंट टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ डेफ चाइल्ड पढ़ते हैं।